वेलकम। तो आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 का मॉडल पेपर राजनीतिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का सेट 2। ठीक है। और हम लोग ये मेरा दूसरा वीडियो है, सेट 2 का पॉलिटिकल साइंस का ये दूसरा वीडियो है। अगर पहला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो चैनल के ऊपर जाइए, वहाँ से जाके आप फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है। तो पहला वीडियो में हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक का सॉल्यूशन। इस वीडियो में देखेंगे 30 से आगे, 31 से आगे। ठीक है। इसमें से आपका ग्रुप बी एंड सी दोनों कवर हो जाएगा, और डी हम लोग अगले वीडियो में हो, या हो सकता है वीडियो लंबा ना हो तो इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन 31 है आपका, चलिए क्वेश्चन 31 के ऊपर हम लोग आ गए। ग्रुप बी है आपका ये। ठीक है। तो क्वेश्चन 31 है कि 1964 में गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री डैश ने भाग लिया। तो इस डैश जो खाली स्थान है इसके ऊपर भरना है। आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है, उस ऑप्शन में से एक चूज करके इसमें भरना है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है। दूसरा है 1955 में पाकिस्तान डैश संधि का सदस्य बना। ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है नाटो या बगदाद पैक्ट। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा बगदाद पैक्ट। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा डैश की अनुशंसा पर महासचिव की नियुक्ति करती है। इस खाली स्थान में भरना है। तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन, इसमें से आपको चूज करके एक भरना है। ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन कि एक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और एक सुरक्षा परिषद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ये। ठीक है, सुरक्षा परिषद। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन 34 आपको दिख रहा होगा। तो 34 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें से है कि 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान ने डैश पर हस्ताक्षर किया। तो किस चीज़ पर हस्ताक्षर किया गया है उसके बारे में। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन कि शिमला समझौता या ताशकंद समझौता। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ताशकंद समझौता के ऊपर साइन किया गया था। ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 कि द्विराष्ट्र सिद्धांत डैश की देन है। तो किसने दिया है द्विराष्ट्र सिद्धांत? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है एक, और एक आपका है मोहम्मद अली जिन्ना। तो आपका सही क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद अली जिन्ना का ये देन है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखते हैं कि 36 में है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद डैश ने एक बार भी संसद का मुंह नहीं देखा। तो संसद का मुंह एक बार भी नहीं देखा कौन से प्रधानमंत्री हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है राजीव गांधी। तो राजीव गांधी ने तो देखा ही है। तो यहाँ पे आपका सही क्या हो जाएगा? चौधरी चरण सिंह। ठीक है। फिर यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन है कि शीत युद्ध काल में नाटो का गठन डैश द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, एक है अमेरिका और एक है सोवियत संघ। तो आपका सही क्या हो जाएगा? अमेरिका। ठीक है। तो 37 हम लोग देख लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देखते हैं। तो 38 है आपका कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष डैश थे। तो कौन थे? फजल अली या मौलाना आज़ाद। तो आपका क्या होगा? फजल अली सही हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे है कि फ्रांस सुरक्षा परिषद का डैश सदस्य है। कैसा सदस्य? अस्थाई है या अस्थाई है? तो आपका क्या है सही? अस्थाई सदस्य है। ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 जो ग्रुप बी का आपका लास्ट है कि रेल हड़ताल डैश में समाप्त हुई। कब समाप्त हुआ था रेल हड़ताल? तो 1974 को समाप्त हुआ था। ठीक है। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 तक देख लिए। ठीक है। चलिए हम लोग ग्रुप सी देखते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पे आ गए हैं कि शीत युद्ध का क्या अर्थ है। तो शीत युद्ध का अर्थ है कि दूसरे महायुद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच तनावपूर्ण संबंध को शीत युद्ध का नाम दिया गया। ठीक है। जब ये मतलब कि दूसरा महायुद्ध जो समाप्त हुई उसके बाद संयुक्त राज्य
अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो तनावपूर्ण संबंध था उसी को शीत युद्ध का नाम दिया गया, और ये किसी भी समय गर्म युद्ध में बदल सकता था। ठीक है, इसी को शीत युद्ध का इसी मतलब कि शीत युद्ध का ये अर्थ आपको बता दिया गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 है कि गुट निरपेक्षता और तटस्थता में क्या अंतर है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका ये सेट 1 में भी पूछा गया था। ठीक है, तो आप ये सॉल्यूशन वहाँ से भी लिख सकते हैं या फिर यही सॉल्यूशन सेट 1 में भी आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि तटस्थता और गुट निरपेक्षता का डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि फर्स्ट में यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अलग रहने की नीति। ठीक है, इसमें तटस्थता में। ठीक है, और गुट निरपेक्षता में क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेने की नीति। मतलब ये जो है आपका अलग रहेगा और गुट निरपेक्षता भाग लेगा। ठीक है, किसी विवाद के संदर्भ में ये जानते हुए भी सही क्या है और गलत क्या है, परंतु फिर भी उस विवाद से अलग रहना तटस्थता कहलाता है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि वो जान रहा है कि ये गलत है या सही है, उसको पता है, फिर भी उस विवाद में वो नहीं पड़ना चाहता है, उसी को तटस्थता कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसमें से है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ है कि किसी विवाद में सही और गलत का भेद करते हुए हमेशा सही का साथ देना और गलत का विरोध करना। तो गुट निरपेक्षता में है कि जो गलत कर रहा है उसका परख करना कि ये गलत है या सही है, उसके बाद सही कर रहे उनका हमेशा साथ देना। ठीक है, तो ये था 2 डिफरेंस, क्योंकि आपका ये 2 नंबर का पूछा गया है तो हम लोग 2 ही पॉइंट देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ कि शीत युद्ध काल में पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन के क्या क्या नाम थे। तो जो शीत युद्ध काल में जो पश्चिमी और पूर्वी संघ गठबंधन थे उसका क्या क्या नाम था। तो शीत युद्ध काल में पश्चिमी गठबंधन का नाम था पूंजीवादी गुट। ठीक है, और ये जो संचालित कर रहा था, इस गठबंधन का नेतृत्व जो कर रहा था अमेरिका कर रहा था। ठीक है, और पूर्वी गठबंधन का नाम जो था, पूर्वी गठबंधन का जो नाम था वो था साम्यवादी, और इसका जो संचालित कर रहा था ये आपका सोवियत रूस इसका नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग देखें। 44 देखते हैं कि 44 में दिया हुआ कि किस देश को वर्चस्व की स्थिति प्राप्त है। तो अभी जो देश के वर्चस्व की स्थिति प्राप्त है वो अमेरिका। ठीक है, मात्र एक महाशक्ति देश है अमेरिका को, और ये ऐसा नहीं है कि ये क्या वर्चस्व अस्थायी है, नहीं, ये वर्चस्व अस्थायी नहीं है। ठीक है, नहीं हो सकता है। जिस देश के पास अधिक शक्ति हो उसी के पास वर्चस्व होगा। ठीक है, तो 44 समझ में आ गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है आपका कि एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं। तो एक ध्रुवीय विश्व से तात्पर्य है कि विश्व राजनीति में किसी एक देश द्वारा इतनी शक्ति प्राप्त कर लेना कि अन्य कई देश उसका मुकाबला करने की स्थिति में ना हो। ठीक है, एक ध्रुवीय का मतलब कि एक ऐसा देश जिसके पास अधिक मात्रा में शक्ति प्राप्त हो जो कि उसका सामना कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, एक ध्रुवीय विश्व का लक्षण है विश्व में एक महाशक्ति का अस्तित्व। ठीक है, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, जो 1991 जब में सोवियत संघ का विघटन हो गया, टूट गया, तो क्या हुआ कि अमेरिका प्रभुत्व ने एक ध्रुवीय विश्व की स्थिति स्थापित की है, और अभी अमेरिका के पास एक ध्रुवीय विश्व की स्थिति है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 45 था। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, क्वेश्चन नंबर 46 है कि श्रीलंका में क्वेश्चन नंबर 46 के भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2016 में किस स्थान पर और किस भारत आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। तो ठीक है, तो जो 2016 में जो भारत आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, लाओस में हुआ था। और कब हुआ, तो ये मतलब कि जो भाग लिया गया
14वें, ठीक है, 14वें सम्मेलन था, शिखर सम्मेलन था, ठीक है, ये लाओस में हुआ था। ठीक है, तो ये कितना शिखर सम्मेलन था आपका? 14वां था, और ये लाओस में स्थान जो आपका है लाओस में भाग लिया था। तो ठीक है, इसको आप अपने शब्द में भी लिख सकते हैं, इसको लंबा करके आपको यहाँ पे 2 पॉइंट मिल गया है। ठीक है, इसको आप जोड़ के लिख सकते हैं सही से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 देखते हैं कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष से आप क्या समझते हैं, विवेचना करें। तो श्रीलंका में जातीय संघर्ष से क्या समझते हैं उसकी विवेचना करना, चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे 47 क्वेश्चन है कि श्रीलंका को वर्ष 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। श्रीलंका जब 1948 में आज़ाद हुए, इसके बाद से ही उसे जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ता रहा। और आज़ादी के बाद क्या हुआ कि जातीय संघर्ष, जाति के बीच में संघर्ष का सामना करता पड़ रहा है। जातीय संघर्ष की पृष्ठभूमि में बहुसंख्यक सिंहली समुदाय तथा अल्पसंख्यक तमिल समुदाय के आपसी मतभेद और प्रतिस्पर्धा थी। जो जातीय यहाँ पे संघर्ष होता था, यहाँ पे जो बहुसंख्यक सिंहली है और अल्पसंख्यक तमिल समुदाय जो है, ये दोनों के बीच की आपसी मतभेद के कारण ये होता था। ठीक है, तो इसमें लंबा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन ये हमारा 2 नंबर का है, इसीलिए हम लोग शॉर्ट में ही लिखने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 में दिया हुआ है कि आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या उद्देश्य है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या उद्देश्य है, ये हम लोगों को लिखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके क्या उद्देश्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्न उद्देश्य हैं। ठीक है, पहला उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना, ये पहला उद्देश्य है इसका। ठीक है, दूसरा उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और विवाद के कारणों की जांच करना और उसके निराकरण के शांतिपूर्ण समाधान के उपाय खोजना। और अगर कहीं पे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या हुआ कि विवाद हो गया है, तो क्या उसका जांच करना और उसका निराकर करना, ठीक है, और शांति तरीके से करना। ऐसा नहीं कि मतलब कि हो हल्ला करके किया जाए, जो सही होगा उसका ये बर्ताव करना। फिर यहाँ पे एक पॉइंट नंबर 3 है कि युद्धबंदी के लिए आर्थिक सहायता को रोकना और सैन्य शक्ति का प्रयोग करना। और ये युद्ध हो रहा है तो उसको ये रोक सकता है, इसके पास ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, और फिर है यहाँ पे कि महासचिव का चयन करना जिसे महासभा नियुक्त करेगी। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि यहाँ पे कि युद्ध रोकने हेतु सामूहिक सुरक्षा की कार्यवाही करना। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के ये उद्देश्य थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, 49 देखते हैं, 48 तो हम लोग देख लिए हैं। तो 49 में है कि देशी रियासतें अथवा राजवड़ों से क्या अभिप्राय है। तो देशी रियासतें और राजवड़ों से जो अभिप्राय है, आप इसको हम लोग समझ सकते हैं कि देशी रियासत अथवा राजवड़ों का अभिप्राय है कि ब्रिटिश राजा के समय वैसे रियासत जो सीधे ब्रिटिश के द्वारा शासित राज्य नहीं थे। ठीक है, जिसमें जो अंग्रेज लोग हमारे देश में रहते थे, राज्य हुकूमत किया करते थे, तो उस समय कुछ रियासत ऐसा थे उसके ऊपर उसका सीधा हुकूमत नहीं चलता था। क्या होता था कि भारतीय शासकों द्वारा शासित था, वो भारतीय शासकों द्वारा शासित था, लेकिन भारतीय शासक पर परोक्ष रूप से ब्रिटिश शासित होता था। और वो इनडायरेक्ट नहीं रहता था, इनडायरेक्ट अंदर से घुस के उसको शासित करता था। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय 565 राजवाड़े थे। ठीक है, 565 राजवाड़े थे। और फिर हम लोग 49 क्वेश्चन नंबर देख चुके हैं, तो उम्मीद है कि आपको वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 50 नंबर हम लोग देखते हैं कि योजना आयोग का किस वर्ष उन्मूलन कर दिया गया, इसके स्थान पर किस आयोग का गठन किया गया। तो ठीक है, तो योजना आयोग का जो उन्मूलन किया गया वो आपका 13 अगस्त 2014 को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 13 अगस्त को उन्मूलन किया गया है, और इसके जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, तो ये आपका 50 नंबर का क्वेश्चन था, तो इसका ये आपका सॉल्यूशन है। तो उम्मीद है कि आपको सभी सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने 50 तक
देख लिया है। फिर हम लोग ग्रुप डी जो बचता है, ग्रुप ई, इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि क्योंकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।